दोबारा समझाता हूँ तो क्लैरिटी आएगी। हाँ, रिकॉर्ड करके रख लो सर, अगली बार ये नहीं बताएंगे तो हम अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लेंगे। जी सर। मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर लेके चल रहे हैं तो। और कुछ चीजों से रिलेट करके दोबारा बताऊंगा, आप लोग दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोग करते हैं शौक में, बस मजा आता है। कुछ लोग कर रहे हैं ट्रायल में कि ट्राई करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। और तीसरे लोग कर रहे हैं करियर बनाने के लिए कि ये फील्ड उनको समझ में आया है और किसी पर्पस के साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। ये एग्जांपल मैं दो जगह और जोड़ता हूं। हर व्यक्ति जो क्रिकेट खेल रहा है, उनमें से हर व्यक्ति क्रिकेटर बन के पैसा कमाने के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कुछ खेल रहे हैं, उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, शौक है, उनकी उम्र जा चुकी है, वो अभी भी खेल रहे हैं, बल्कि उस खेल पे खर्चा कर रहे हैं। अब उनको पता है कि उन्हें क्रिकेट से कोई इनकम नहीं आना, लेकिन महंगे बैट खरीदते हैं, पैड्स खरीदते हैं, बाकी कुछ करते हैं, हाँ स्पाइक्स खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। उनके लिए क्रिकेट करियर नहीं है, उनके लिए क्रिकेट शौक है। कुछ लोग क्रिकेटर बनना चाह रहे थे 20-21 साल से पहले। वो बैट बॉल उठा के प्रैक्टिस सेशंस में जाते थे, ट्राई करते थे। थोड़े दिनों बाद उन्होंने बोल दिया कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत है, चांसेस नहीं मिल रहे। गाइडेंस नहीं मिलने के कारण कुछ बच्चे खत्म हो गए। कुछ बच्चों को घर से सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने कह दिया कुछ नहीं रखा, क्रिकेट विकेट में बड़ा मुश्किल काम है भाई, पहले कुछ लोगों में सेलेक्ट होना, वो भी छोड़ के चले गए, आउट हो गए। सिमिलरली एवरीवन हु इज गोइंग टू स्कूल डजंट वांट टू बी ए साइंटिस्ट। देखिए, पढ़ाई करके आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, सक्सेस का क्या मतलब है। मैं एक बार इंजीनियरिंग का एग्जाम किया, मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। मैं अपने जीजा जी के पास पहुंचा और मैंने उनको बोला कि आपके हिसाब से मुझे इंजीनियरिंग में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। ही इज साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो इंडिया के। तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे मुझे कुछ। तो उन्होंने कहा तेरा प्रेफरेंस क्या है, मतलब तू चाहता क्या है। तो मैंने कहा मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मतलब इंजीनियरिंग करके ऐसा ना हो कि जॉब ना करूं, घर बैठना पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ। आप समझना, पढ़ाई में टॉप करता आ रहा था, इंजीनियरिंग मेरिट पे की थी, फिर भी इस डर से जूझ रहा था कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि आजू बाजू जितने लोगों को सुना था, असफल लोगों को, उन्होंने बताया था जॉब हासिल करना ही मुश्किल है। और ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने समझा तो आप लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल है। ये कोई भी समझ लेगा उसके लिए लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल है। इस चीज ने मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम एम्पावर किया था। मैं डिसएम्पावर्ड था, मैं टॉपर था लेकिन डिसएम्पावर्ड था। मैंने इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा रैंक किया था, लेकिन स्टिल मैं डिसएम्पावर्ड था। इस कम्युनिकेशन ने मुझे एम्पावर किया था। तो मैंने जीजा जी से पूछा मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए जस्ट इन ऑर्डर टू बी स्टेबलाइज इन लाइफ। उन्होंने बोला तुझे। मैंने कहा हाँ। बोले तेरा क्या मानना है। तो मैंने कहा मेरा मानना है कि मुझे मैकेनिकल लेनी चाहिए, एवरग्रीन ब्रांच है, तो उसमें करियर बन ही जाएगा। तो मैंने पूछा आपके हिसाब से, अब आप बताओ मुझे क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तू कुछ भी ले ले, तेरी जॉब लग जाएगी। तो मैंने कहा आपको कैसे पता मैं कुछ भी ले लूं तो मेरी जॉब लग जाएगी। तो मेरे घर का निकनेम है जीनी। तो उन्होंने मुझे समझाया जीनी देख, बात समझियो, स्ट्रगल टॉपर स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है। स्ट्रगल जो इंटरमीडिएट है ना, उनके साथ है। उन्होंने कहा 3 कैटेगरी है बेटा। एक कैटेगरी है टॉपर, जो हमेशा ही टॉप पे रहेगा, जैसे तू रहता है। तूने ओलंपियाड किया तो टॉप किया, क्रिकेट में खेला तो कैप्टन बना, फुटबॉल खेल रहा था तो कैप्टनसी कर रहा था, अब इंजीनियरिंग कर रहा है तो टॉप रैंकर्स में आ रहा है। तो उसने कहा कंपटीशन जो है ना, वो कभी भी टॉपर बच्चे के लिए नहीं है, यहाँ वाले बच्चों के लिए कभी कंपटीशन नहीं पैदा होगा। कंपटीशन है इंटरमीडिएट बच्चों के लिए। तो मैंने कहा उसके नीचे वाले बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करेंगे, वो धंधे बदलते रहेंगे, वो स्ट्रीम बदलते रहेंगे, कॉलेज बदलते रहेंगे, स्कूल बदलते रहेंगे,
तो मेरे को उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। जो पढ़ाई में नालायक बच्चा होता है ना, वो स्कूल बदलता रहता है। जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो हर साल के साथ क्लास बदलता रहता है, स्कूल नहीं बदलता वो। नालायक बच्चा स्कूल बदलता है। नेटवर्किंग में भी यही है, नालायक बच्चे कंपनियां बदलते रहते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल की वजह से स्कूल चेंज करते हैं। 90% अपनी नाकाबिलियत की वजह से स्कूल बदलते हैं। या वो बच्चे होते हैं जो उस स्कूल में थे क्योंकि बड़े स्कूल उनकी कीमत नहीं समझते थे, उन्होंने प्रूव किया और बड़े स्कूल में एडमिशन लिया। तो मुझे लाइफ का पहला गेम समझ में आया उस दिन कि मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे टॉपर बनने की टेंशन लेनी है। अगर मैं टॉपर हूं तो बाकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। तो मुझे हमेशा जिस भी फील्ड में रहना है, टॉप पे रहना है। मेरे को बेस्ट मेंटल लेवल दिखाना है, बेस्ट एथिक फॉलो करना है, सिस्टम को रूल करना है। ये करियर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। कई लोग पूछते हैं ना मेरा करियर स्टेबल है या नहीं है। आज मैं आप लोगों को सच्चा जवाब दे रहा हूं। अगर आप अपने गेम के टॉपर नहीं है ना, तो आपका करियर स्टेबल नहीं है। और आप लोग जब से मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं, आप जानते हैं कि मेरे को ना झूठा मोटिवेशन करना नहीं आता। हर कोई करोड़पति बनेगा। मेरे को बात कहनी आती है सीधी सीधी हिंदी में। अगर आप गेम के टॉपर नहीं है, आपका करियर स्टेबल नहीं है। अगर आप गेम के इंटरमीडिएट खिलाड़ी हैं, तो आप कंपटीशन के साथ परेशान होते रहोगे। कभी कोई आके आपकी जड़ें हिला जाएगा, कभी कोई आपके जड़ें हिला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। और अगर आप नालायक खिलाड़ी हैं खेल के, तो फिर आप कंपनियां बदलते रहना। ये नेटवर्क मार्केटिंग के भी खेल में होने वाला है। ये पहली चीज है जो आप सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए इस गेम के लिए, कि आपको हर हालत में अगर इस धंधे में टिकना है, तो गेम के टॉप पे रहना पड़ेगा। एक ही सोच के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग करियर में स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं कि आपसे बेहतर नेटवर्कर आपकी अपलाइन में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ये विचार आपके अंदर नहीं है, आप इस विचार के साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं, इस विचार के साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस गेम में आप सदा अनस्टेबल बने रहेंगे। आपको नेटवर्क में अपनी अपलाइन से भी बेहतरीन करना पड़ेगा, अपनी टॉप अपलाइन से भी बेहतरीन नेटवर्कर बनना होगा। आप जब प्रेजेंटेशन दें तो आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बात आपके मुंह से निकलनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन में मैं क्लोज नहीं कर सकता, गारंटी है उसको हिंदुस्तान में दूसरा आदमी भी क्लोज नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप से सवाल करें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप क्लोज नहीं कर पा रहे, लेकिन दारुजनाइन के लिए अगर जितेंद्र डागर जी उसको प्लान देंगे और वो क्लोज हो जाएगा, तो आप इस गेम के टॉप खिलाड़ी नहीं है। आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस व्यक्ति को जितेंद्र डागर जी से भी समझवा लो, दारुजनाइन ये ज्वाइन नहीं करेगा। अगर मैं नहीं करा पाया तो डागर जी भी नहीं करा सकते। और जब तक आप इस खेल के वो खिलाड़ी नहीं हैं कि यार मैं ज्वाइन करा दूंगा, डागर जी क्या करेंगे, जो डागर जी से बच जाएगा उसको भी मैं ज्वाइन करा के दिखा सकता हूं। अगर आप इस प्रकार के खिलाड़ी हैं, बॉस, इस गेम में आपकी स्टेबिलिटी आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आप ट्रेनिंग में खिलाड़ी हैं कि मेरे से बेटर कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मेरे से बेटर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, आप इस विचार से चलेंगे कि मेरे से बेहतर ट्रेनर एमएलएम में आ ही नहीं सकता, तो इस गेम के टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये एटलीस्ट आपके दिमाग को वहां लेके जाना चालू करेगा जिन रास्तों को फॉलो करके आप गेम के टॉप पे जाना चालू करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। आपको अपने आप से ढेर सारी बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने हमेशा अपने आप से एक बात करी, मोहम्मद अली जी बोलते थे आम ए चैंपियन, आम ए चैंपियन, आम ए चैंपियन। मोहम्मद अली सुपर अनफिट बॉक्सर था, पता आप लोगों को ये बात? मोहम्मद अली को हाइट पे नकार दिया गया था, उनके हाथ छोटे थे, वो नकार दिया था। सब बॉक्सर मुंह के आगे पंच रखते थे, वो छाती के आगे पोस्चर बनाते थे, उनका पोस्चर बहुत गलत था, उनके अंदर स्पीड नहीं थी। मोहम्मद अली के पंच में आप लोगों को नहीं मालूम होगा स्ट्रेंथ भी नहीं थी। लेकिन मोहम्मद अली जब जाते थे तो सेल्फ टॉक करके जाते थे फील्ड में, हाँ मैं चैंपियन, हाँ मैं चैंपियन, हाँ मैं चैंपियन, इसको तो मैं बाजा बजा दूंगा, इसको तो इतने गुस्से मारूंगा, इसको तो एक ही पंच में नॉकआउट कर दूंगा, हाँ मैं चैंपियन, हाँ मैं चैंपियन। दूसरा शख्स मैंने जिसका इंटरव्यू सुना वो था शोएब अख्तर।
शोएब अख्तर बोलता था कि मैं एक चीज मेरे दिमाग में सेट थी, अगर मेरी बॉल पे चौका छक्का मारा ना, विकेट उखाड़ दूंगा, मैं विकेट तोड़ दूंगा। तो कहता था मैं अगली बॉल पे उठता हुआ आता था, खींच के बॉल मारता था। तो उसने कहा कि मेरा एक एटीट्यूड सेम हो गया था, अगर विकेट नहीं आई ना मैं छाती तोड़ दूंगा, मैं बोले मारता रहूंगा पेट के अंदर, छाती के अंदर, मैं आदमी को तोड़ दूंगा पूरा। तो उसका सेल्फ टॉक बहुत मजबूत था। तीसरा शख्स था वीरेंद्र सहवाग। शानदार सेल्फ टॉक, गाने गाता रहता था, बात ही नहीं करता था, मारता रहता था, मारता रहता था, मारता रहता था, गेम बदल के रख दिया उसने। इन तीनों लोगों की एक बात बताता हूं आप लोगों को जो आपने नोट नहीं करी होगी। ये तीनों ही अपने गेम के सुपर अनफिट खिलाड़ी हैं। मोहम्मद अली के पास एक बॉक्सर होने के गुण नहीं थे। शोएब अख्तर के पास एक बॉलर होने का गुण नहीं था। क्यों? एक टाइम ऑन टाइम डिलीवरी करनी होती है। शोएब अख्तर 30 गज से भागता हुआ आता था, दूर से भाग के आता था, इसलिए टाइम बहुत कंज्यूम करता था, इसलिए बाकी टीम पे प्रेशर पड़ता था कि जल्दी जल्दी ओवर खत्म करें। यह शोएब अख्तर की बॉलिंग से होता था। तीसरा वीरेंद्र सहवाग, जिसको खेलना ही नहीं आता था, टेक्निकल प्लेयर ही नहीं था, बस फोड़ना आता था, मारो 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 मारो। लेकिन एक और बात सच है, इन तीनों लोगों की फैन फॉलोइंग अमेजिंग थी। इन तीनों ने ही गेम बदल दिया था। और इन तीनों से एक चीज मैंने सीखी अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर के शुरुआत में। मैंने अपने आप को एक चीज मोटिवेट करनी चालू करा, जितेंद्र डागर तेरे से बेहतर नेटवर्क करनी है, तेरे से बेहतर नेटवर्क करनी है। और क्योंकि मेरे से कोई बेहतर नेटवर्कर था ही नहीं, इसलिए कभी कोई व्यक्ति मेरे दिमाग में अपने विचार डाल ही नहीं पाया। मैं अपने विचारों से चला और सक्सेस लेता चला गया। ये पहली चीज है जो आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं। पहले 2 पॉइंट कंक्लूड कर देता हूं। पहला पॉइंट, गेम के टॉप पे रहो, करियर की टेंशन भूल जाओ। जब तक गेम के टॉप खिलाड़ी नहीं बनोगे, आपको करियर की चिंता रहेगी, कोई छीन नहीं सकता आपसे। पॉइंट नंबर 2, हमेशा सेल्फ टॉक करो कि मेरे को टॉप खिलाड़ी बनना है, मैं वो टॉपर हूं, मेरे से बेटर नेटवर्कर कोई नहीं है। कोई बुराई नहीं, आप मेरे मुंह पे भी आके ये बात बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर आपके सेशन से मैंने एक चीज सीखी है, आज आप किसी को प्लान दो और मैं देता हूं। हो सकता है आप ना ज्वाइन करा पाओ, लेकिन मैं करा के दिखा दूंगा, ये कन्फर्म है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब तक आपके पास बेस्ट प्रेजेंटर होने का गुण नहीं है, अब आप इस खेल के टॉप पे नहीं पहुंच सकते। एमएलएम में राज करने के लिए सबसे पहले आपको टॉप क्लास प्रेजेंटर का रुतबा हासिल करना पड़ेगा। आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे से बेहतरीन प्रेजेंटर एमएलएम की फील्ड में आज की तारीख में संसार में कोई नहीं। आपको सबसे कॉम्पीट नहीं करना, आपको इस खेल का बेस्ट खिलाड़ी बनना है। कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, आपको सक्सेस तो चाहिए। पढ़ाई में जो सक्सेस थी वो आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट बन के मिलती है, क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाड़ी बन के बनती है, और एमएलएम में बड़ा लीडर बन के मिलती है। कई लोग बोलते हैं सर एक बात बताऊं, एमएलएम में बड़े बड़े लीडर ही कमाते हैं। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट में भी इंटरनेशनल खिलाड़ी कमाते हैं। मैं तो बताता हूँ, पढ़े लिखे लोगों में भी आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट ही कमाते हैं। मैंने कभी मीडियोकर आदमी को कमाते नहीं देखा। पढ़ लिख के आप रेलवे में डी ग्रेड के एम्प्लॉय भी लग सकते हैं, लेकिन कमाई नहीं होगी, इनकम नहीं होगी। आप दिल्ली पुलिस में पढ़ लिख के सिपाही भी लग सकते हैं, इनकम नहीं होगी, कोई रोकता थोड़ी ना। आप एमबीए करके दिल्ली पुलिस में सिपाही लग जाइए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख के दिल्ली पुलिस में एसीपी नहीं बने तो आपकी इनकम नहीं आएगी। अफसोस जनित बात कह रहा हूं, मतलब 2 नंबर की कमाई भी आपकी बढ़िया नहीं आएगी। सिपाही की 2 नंबर की भी कमाई अच्छी नहीं होती, वो भी कम से कम एक एसएचओ की अच्छी होती है। तो आपको किसी लेवल पे तो पहुंचना पड़ेगा ना। एमएलएम में मैंने अपने करियर में क्या देखा, जब कम लोग थे तब तो ठीक था, जब ज्यादा लोग हुए ना तो उन्होंने एक शिकायत करनी चालू कर दी, अरे सर सिर्फ बड़े लीडर कमाते हैं, अरे सर सिर्फ आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको बड़ा लीडर बनना है, पंचायत करने से कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। मुझे वो याद आ जाती है मिथुन की फिल्मों की, कि वो लोग मिथुन के पास जाते थे और बोलते थे देवा भाई हम लोगों को बोनस नहीं मिल रहा है, हड़ताल करें क्या। एमएलएम में हड़ताल करने से भी बोनस नहीं मिलेगा, यहाँ तो बीवी को मैच करने से ही बोनस मिलेगा, अदरवाइज बोनस नहीं मिलेगा। तो द सिमिलर वे, आपको गेम के टॉप पे रहना है, सेल्फ टॉक मजबूत करनी पड़ेगी।
अब तीसरी चीज जो मैंने उस दिन समझाई थी वो मैं आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूं। एमएलएम में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में मेजर मेजर हिट क्या है? मेजर हिट ये है, सक्सेस इज ए जर्नी, यात्रा है। अब देखो यात्रा है तो आप लोग भी पता क्या करते हैं, सुनते हो, दोहराते हो। किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया सफलता एक यात्रा है। यात्रा का मतलब क्या हुआ? क्यों बोला किसी व्यक्ति ने हमें समझाने के लिए कि यात्रा है? एक यात्रा है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान देना। यात्रा का मतलब है एक डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है। लिखते जाओ, ये समझ नहीं आएगा मेरा एग्जांपल, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। यात्रा का मतलब है एक डिस्टेंस, एक दूरी जो तय करनी है। यात्रा का दूसरा मतलब है वो समय जितने में ये दूरी तय करनी है। तीसरी यात्रा में चीज होती है मंजिल, पहुंचना कहाँ है। अगर आपको ये पता ही नहीं है आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपको दूरी नहीं पता लगेगी और समय नहीं पता लगेगा। बहुत गहन एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों की, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर सुलझ सकता है इस एग्जांपल से। यात्रा का मतलब है दूरी, वो समय कितनी देर में ये दूरी तय करनी है, मंजिल, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 90% लोगों की लाइफ में मिसिंग रहता है, ये यात्रा आरंभ कहाँ से करनी है, इस यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। फिर है चलते रहने का मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है माइलस्टोन्स, मील के पत्थर। क्यों? यात्रा हमेशा, कभी आपने ये देखा है कि आपको बढ़ते क्रम में यात्रा बताई जाती है कभी भी, कि आपको यहां से चंडीगढ़ जाना है तो कभी बढ़ते क्रम में बताया जाएगा कि भैया 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। जब आप चलो तो वो बता दे आप दिल्ली से अभी चले हो, अभी आप दिल्ली से 2 किलोमीटर ही दूर आ पाए हो, अब केवल 5 किलोमीटर ही दूर आ पाए हो, अब आप दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर आ गए हो। हमेशा यात्रा कैसे बताई जाती है? आप चंडीगढ़ से 240 किलोमीटर दूर हो, अब 230 रह गए, अब 220 रह गए, अब 210 रह गए, अब सिर्फ 200 किलोमीटर रह गया, अब 150 किलोमीटर रह गया, अब 100 किलोमीटर रह गया। क्यों? जब नंबर घटते हैं तो मस्तिष्क आपको मोटिवेशन देता है, जब नंबर बढ़ते हैं तो मस्तिष्क आपको डीमोटिवेशन देता है। इसीलिए यात्रा हमेशा घटते क्रम में बताई जाती है। बस डिस्टेंस इतना इतना और रह गया। खाने की एडवर्टाइजमेंट हाईवे पे आपने कभी देखे होंगे, हल्दीराम केवल 5 मिनट की दूरी पे, केवल 7 मिनट की दूरी पे, केवल 8 मिनट की दूरी पे, बस 2 मिनट की दूरी पे। क्यों? ताकि आपका पेशेंस उस टाइम तक होल्ड करके रख पाओ, अदरवाइज आप पेशेंस ना होके कुछ भी खा लोगे, रोड के किनारे गाड़ी लगाओगे, जो सामने आ रहा है वो खा लोगे। इसलिए बड़े रेस्टोरेंट पहले से एडवर्टाइजिंग करता है। आप सोचते हो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, उसे पता है यहाँ से भूख लगेगी, मेरे को 20 किलोमीटर तक भूख होल्ड करानी पड़ेगी, तो अपने बोर्ड टांग देता है। कितना स्वादिष्ट खाना मिलेगा, बस इस मंजिल पे पहुंच के मिल जाएगा, समझो समझो समझो, रुको रुको रुको, धैर्य रखो धैर्य रखो। इसी प्रकार से एक यात्रा पूरी करी जा सकती है। अब ये तो थे यात्रा करने के लिए जरूरी चीजें, लेकिन इस यात्रा में करने के लिए गैर जरूरी चीजें क्या हैं? पहली चीज, यात्रा के आरंभ होने के बाद बार बार निर्णय लेना, अब मैं यात्रा करूं ना करूं, मुझे मोटिवेशन आ रही है, इस रोड पे तो आदमी ढंग के नहीं मिल रहे, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा मैं मंजिल पे पहुंच पाऊंगा। बार बार रुक के बार बार अपने डेस्टिनेशन को बदलने से आप लोग पथ भ्रमित होकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो पहली चीज, देयर शुड बी नो एनालाइजेशन आफ्टर डिसीजन। एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया उसके बाद आकलन नहीं होता। कमिटमेंट आपको आगे लेके जाएगा, और कमिटमेंट की परिभाषा है जो सलमान खान बोलता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक्चुअली कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि एक बार आप कमिट कर दो तो फिर अपने आप की भी ना सुनो। कमिटमेंट का मतलब ही ये होता है जो सलमान खान ने समझाया।
आज मैं आप लोगों को एक और अनथीन बात बता रहा हूं, मैं अपनी हर ट्रेनिंग में करता हूं। आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग और दारुजनाइन को लेकर आज रात एक बार फिर बैठना चाहिए। एक बार आज रात फिर फैसला कर लेना चाहिए कि हमें आगे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है नहीं करनी है, दारुजनाइन करनी है नहीं करनी है। आज रात फिर बैठो। लेकिन अगर आज रात के बाद फिर कल एक बार भी सोचते हो, या कल से आगे एक बार भी सोचते हो कि किसी भी कारण से सोचते हो कि मैं नेटवर्किंग करूं या ना करूं, मैं दारुजनाइन ही करूं या ना करूं, तो आप लोग अपने आप को श्रेष्ठ मूर्ख बोल देना। आप आज से 2 दिन लो, 3 दिन लो, 5 दिन लो, एक डेट कैलेंडर पे डाल लो कि इस दिन तक मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक चीज सोचूंगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी है, दारुजनाइन करना है या नहीं करना है। और अगर 5 दिन बाद भी आपको ये लगता है कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, नहीं मुझे दारुजनाइन करना है, उसके बाद आपको जीवन में कभी भी ये लगता है कि मेरा चुनाव गलत था, तो आप मूर्ख हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बात बोलता है कि जितेंद्र डागर जी ने आपको कमिटमेंट करा दिया कि दारुजनाइन के अलावा कुछ नहीं करोगे, कुछ सोचोगे भी नहीं, दारुजनाइन में भक्ति कराई जा रही है, हाँ मैं भक्ति में यकीन रखता हूं क्योंकि बिना भक्ति के कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप बेवकूफ हैं जिनकी भक्ति रोज बदलती है। जो आदमी आपको ये बात बोल रहा है वो भी तो आपकी भक्ति को कहीं और लेके जाना चाहता है। आप उसे बोलो भक्ति तेरे साथ भी नहीं है और बता। तो इस दुनिया में जिसने जो भी हासिल किया है, भक्ति से ही किया है, कमिटमेंट से ही किया है। बिना कमिटमेंट के कोई यात्रा ना तो आरंभ करी जा सकती है ना खत्म करी जा सकती है। तो एक बार यात्रा आरंभ हो जाए तो कमिटमेंट मजबूत होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब होता है नो एनालाइजेशन आफ्टर डिसीजन। अगर आज भी आपको लगता है कि आपको कुछ एनालाइज करने की जरूरत है, कहीं आपसे दारुजनाइन चुन के गलती तो नहीं हो रही, तो आज दोबारा बैठो ना अपने साथ, टाइम लगाओ। आपको लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग चुन के गलती तो नहीं हो रही, तो आज टाइम लगाओ, दोबारा बैठो अपने साथ, कहाँ समस्या आ रही है। लेकिन अगर आज रात भी आपका जवाब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, दारुजनाइन करनी चाहिए, तो कल अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ कुछ सुन रहे हैं या दारुजनाइन के अलावा कुछ सोच रहे हैं, तो आपसे श्रेष्ठ मूर्ख का पैदा होना धरती पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप श्रेष्ठतम मूर्ख। अगली चीज, अगली चीज है डिस्ट्रैक्शन। इस यात्रा की दूरी आपको पता थी, टाइम आपको पता था, उतनी देर में दूरी तय हो सकती थी, लेकिन फिर भी आप उतनी देर में दूरी तय नहीं कर पाए, उतनी ही स्पीड से भाग के नहीं कर पाए। क्यों? कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, नया रास्ता ढूंढने के चक्कर में। बोलते हैं ना देयर आर नो शॉर्टकट्स इन सक्सेस। अरे शॉर्टकट इन सक्सेस तभी होगा ना जब जर्नी सक्सेस की होगी। जर्नी में तो शॉर्टकट होगा। तो शॉर्टकट क्यों बोलते हैं? आप एक रूट पे हो, जो पता है आपको एथिकल रूट क्या है, सिस्टमेटिक रूट क्या है, लेकिन कभी सिस्टम से लेफ्ट, कभी सिस्टम से राइट, कभी अपने आप को। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज आप लोगों को भी एक बड़ी गजब की बात बोल रहा हूं, जिंदगी भर मेरी मेंटरशिप को नहीं भूलोगे। इस बात को ध्यान रखना, आज के बाद मैं तुम्हें हिंदुस्तान की पब्लिक की वो साइकोलॉजी बता रहा हूं जिसे आज के बाद आप चारों तरफ देखोगे और कहोगे यार डागर सर ये बात बहुत सही बोलते हैं, और ये बात आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। 99% इंडियंस, मुंह पे बोल रहा हूं ये बात, चेक कर लेना, धनवान नहीं होना चाहते। 99% इंडियंस, दे डोंट विश एंड दे डोंट वांट टू बी रिच, दे वांट्स टू बी इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान बनना चाहते हैं। हमारे देश में आप अमीर हो या ना हो, आपने अगर अपनी बुद्धिमानी दिखा दी है, जिसे दूसरी भाषा में बोलूं, अगर आप शाणे हो ना, तो आप अमीर होना भी नहीं चाहते। आप बस ये साबित करना चाहते हो मैं सबसे शाना हूं, चाहे पैसा है या नहीं है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, मैं आज बता रहा हूं, इस देश में जो आदमी शाना है ना, कभी भी चेक कर लेना उसकी जेब खाली मिलेगी। इंटेलिजेंट, पैसे वाला आदमी को प्रूव नहीं करना होता कि वो इंटेलिजेंट है, वो प्रूवन इंटेलिजेंट होता है। लेकिन जिसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, वो बार बार प्रूव कर रहा होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं शाना हूं, देख मैंने ये कर दिया, देख मैंने वो कर दिया। जो आदमी अपनी बुद्धि के गुणगान ज्यादा गा रहा है ना, इसका मतलब है कि उस आदमी की जेब में पैसा नहीं है। इंटेलिजेंट होने से ज्यादा जरूरी होता है रिच होना। रिच होने पे ध्यान लगाओ बॉस, अमीर बनने के फॉर्मूले पे जाओ। हाउ टू स्टे रिच, हाउ टू बी रिच।
दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। तो लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान दिखने के चक्कर में ना शॉर्टकट लगाते हैं। अब मुझे पता है ना कि अगर मुझे जयपुर पहुंचना है तो बहुत आसान रास्ता है, जो नया एक्सप्रेसवे बना उस पर चढ़ना है और दौसा से जयपुर आना है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, अरे यार इससे तो सब लोग जाते हैं। जितेंद्र अगर बहुत इंटेलिजेंट है, कैसे पता लगेगा? तो पहले मैं जाऊंगा दिल्ली से मेरठ, मेरठ से जाऊंगा मैं आगरा, आगरा से नया रूट बना के मैं आऊंगा कहीं पे दौसा, दूसा फिर आऊंगा जयपुर। तो मैं पहुंचूंगा 2 दिन में। लेकिन कम से कम मैं इतना इंटेलिजेंट तो हूं, मैंने वो रूट तो नहीं लिया जो सब ले रहे थे। वो रूट तो मैंने कम से कम नहीं लिया, और यही मैंने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी। ये एक चीज है जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर को डिस्टर्ब करेगी। अब मैं आता हूं इनकी टेक्निकल पॉइंट्स पे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कमाने को एक यात्रा मान लेते हैं। आज आपकी यात्रा आरंभ हो रही है जब आपकी जेब में एक डायरी बना के लिख लेना ये बात, जब आपकी मंथली इनकम 0 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। एक डायरी बनाओ जो आपको आपका आईना दिखाए, और उसमें लिख लो कि आज मैं ये यात्रा आरंभ इतने रुपए से कर रहा हूं। और एक लिखो मंजिल, कि मेरे को इतने लाख रुपए महीना कमाना होगा। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ महीना, 50,000 करोड़ महीना, जो भी आपको लिखना लिखो। तो सबसे पहले आपको अपनी आरंभ लिखना है, दूसरा आपको अपनी मंजिल लिखनी है, फिर बीच में आपको माइलस्टोन्स लिखने हैं, और फिर टाइम लिखना है कितने टाइम में। राइट? ये सबसे पहले आपको तय करना होगा। इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले आपके पास ये रिटर्न में होना चाहिए। और सबसे पहला माइलस्टोन उसको हाईलाइट कर लो कि यार अगर 50,000 रुपये महीना आने लग गए ना तो लाइफ सेट है यार। पहला तो पड़ाव मुझे 50,000 रुपये महीने पे पहुंचना, 20,000 पे पहुंचना, 25 पे पहुंचना है, 50 पे पहुंचना है। एक चीज ध्यान रखना, इस यात्रा का चलने का तरीका है। पहले माइलस्टोन में सबसे कम टाइम लगना चाहिए। अगर आप पहले माइलस्टोन तक पहुंच जाओगे ना, आज आप लोगों को बता रहा हूं, 99% चांस है आप आखिरी माइलस्टोन तक पहुंच जाओगे। 99% लोग पहले माइलस्टोन तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ये लिख के रख लो मेरी बात। एमएलएम में जो 99% लोग फेल होते हैं वो पहले माइलस्टोन को तक ही नहीं पहुंच पाते। जो आपका बेसिक खर्चा पानी है 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, आप वहां तक ही नहीं पहुंच पाते, इसलिए आप खत्म हो जाते हो। अगर आप पहले माइलस्टोन तक पहुंच जाओ तो एमएलएम में आखिरी माइलस्टोन तक पहुंचने की काबिलियत है। जॉब में क्या फर्क होता है? जॉब में आज आप 25,000 की जॉब से आरंभ करो और आप लिखो कि मेरे को एक दिन 20 लाख रुपए महीना कमाना है। आप ये मंजिल तय कर लो। लेकिन जॉब की लिमिटेशन क्या है? आप 3, 4, 5 लाख रुपए के माइलस्टोन को ही क्रॉस नहीं कर पाओगे, चाहे जो मर्जी करो। वहां पे एमएलएम का बेनिफिट क्या है? एमएलएम का बेनिफिट यह है कि चाहे आप पहला स्टेप 250 रुपए से आरंभ करो, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए महीना कमाने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। यही इन दोनों यात्राओं में मुख्य अंतर है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। जहां एमएलएम में 1 रुपए की गारंटी नहीं होती, 1 रुपए की, और मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर जॉब की शुरुआत ही हो जाती है 10,000 से, 12 से, 15 से, 20 से, 25 से, अकॉर्डिंग टू काबिलियत। तो जॉब अच्छी है, स्टार्टिंग पॉइंट जॉब में अच्छा है, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट एमएलएम में अच्छा है। लेकिन एमएलएम उसी के लिए अच्छी होगी ना जो फिनिशिंग तक पहुंचेगा। अगर कोई फिनिश तक कर ही नहीं पा रहा है तो जॉब बेटर हो जाएगी। इसीलिए ज्यादातर लोग जॉब चुन लेते हैं, क्योंकि उनको मेंटरशिप नहीं मिलती फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने की। वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि कोई हमारे को फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचा देगा। और उसी के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, जो आपको हिम्मत देके मोटिवेट करके फाइनली फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचाएगा। और सबसे पहली काबिलियत जो हमारे को पैदा करनी है कि हमारे को अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करो।
आपको लाइफ में, आज बता रहा हूं एक और चीज ध्यान से दिमाग में डाल लो और लिख लो। आपको बेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट कंपनी की जरूरत नहीं, बेस्ट की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको अच्छे प्लान की जरूरत है। हाँ, आपको बेस्ट मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, मेंटोर शुड बी बेस्ट। बेस्ट मेंटोर कुछ भी कर सकता है लाइफ में। आपको प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, प्लान अच्छा चल जाएगा, मेंटोर बेस्ट मिल जाए और आप परफॉर्मेंस बेस्ट दे दो, तो आप बेस्ट लाइफ में पहुंच जाओगे। आपको सबसे बड़ी जरूरत स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने की। प्लान एवरेज चल जाएगा, प्रोडक्ट एवरेज चला लोगे। आज आप देखते होंगे कि बहुत घटिया घटिया कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, छोड़ के नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। कुछ सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट पे, कुछ थर्ड स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन जो व्यक्ति पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा है ना, वो वापसी मुड़ के आ सकता है, क्योंकि वो अपना फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ही कैप्चर नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने कहा 99% फेलियर हमेशा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेगा। आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे को अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट की इनकम जल्दी से जल्दी लेनी है। और अगर आप एक अच्छे टीम लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम की, कोर टीम के सभी लोगों का फर्स्ट चेक पॉइंट माइलस्टोन पता होना चाहिए। और एक लीडर को अपने दूसरे लीडर को प्रोड्यूस करने के लिए जो करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि उनको उनके फर्स्ट चेक पॉइंट तक पहुंचने में मदद करो। पहुंचाओ मत, पहुंचेगा हर आदमी खुद। उनकी मदद करो, उनके पीछे पड़ो, उनके फॉलोअप लो। और अगर कोई आदमी अपनी फर्स्ट माइलस्टोन तक पहुंचने की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, तो उसको अपनी टीम की कोर में जगह मत दो। ये दूसरी गलती है बीइंग ए लीडर जो नहीं करनी। राइट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। डिस्ट्रक्शन क्या है? देखिए, पैसा ना दो तरीके की चीजें पैदा करेगा। ग्लैमर एक ऐसी चीज है, हर प्रकार का ग्लैमर इंसान को चाहिए। मैं अगर एक व्यक्ति से पूछूं, ऐसा ही एक सवाल है कि वुड यू लाइक टू मैरी कैटरीना कैफ, तो बंदा बोलेगा हाँ। फिर मैं पूछूंगा कैटरीना कैफ के साथ साथ आपकी शादी कियारा आडवाणी से भी हो जाए तो दोनों एक साथ, तो बंदा बोलेगा वो भी। सारा अली खान, वो भी। अनन्या पांडे, वो भी। अगर सारी मिल सकती हैं तो सारी दे दो। दैट इज रिजल्ट ऑफ ग्लैमर। बट क्या विक्की कौशल को सारी मिली? क्या कैटरीना कैफ एकमात्र खूबसूरत थी? क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा को सारी मिली? क्या कियारा आडवाणी एकमात्र सुंदर थी? तो आप तो छोड़ दीजिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टड को भी रुकना पड़ता है कि चल कियारा आडवाणी सही, ओके, हैंड्स लॉक्ड एंड सेव्ड। ऋतिक रोशन जैसे ग्रीक गॉड को भी रुकना पड़ता है। सुजैन खान, ओके, लॉक्ड, नाउ नॉट लॉक्ड, डाइवोर्स्ड, नाउ न्यू पार्टनर। सारी उसको भी नहीं मिली। लेट्स टॉक अबाउट सलमान खान, बिगेस्ट हॉट स्टार, उस बेचारे को कोई भी नहीं मिली। राइट। ये सिंपल फैक्टर है समझने का। इन ऑर्डर टू हैव अ गुड लाइफ यू नीड टू चूज वन। आप हर एक ग्लैमर को देखोगे ना, तो आपको लगेगा मेरे पास कोई डेफिशिएंसी रह गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी पूछूंगा ना तो वो कहेगा यार काश मेरी भी विक्की कौशल की तरह दाढ़ी मूंछ रहती ना, तो मेरे को कैटरीना कैफ मिल जाती। कियारा आडवाणी से कम 3 इंच लंबी ही है। उसको भी कोई ना कोई गम मिलेगा। और रणबीर कपूर को भी गम मिलेगा, रणवीर सिंह को भी गम मिल जाएगा कि यार शायद मेरा ये कुछ रहता तो मेरे को भी एक गोरी बीवी मिल जाती। दीपिका पादुकोण जो सांवली है। हर एक व्यक्ति से जब पूछोगे तो वट एवर ही हैज अचीव्ड उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, एंड वट एवर ही हैज अचीव्ड उसमें कोई ग्रेटनेस है। अब हमें क्या लगता है, ज्यादातर नेटवर्कर्स को मैं कहाँ पे बर्बाद देखा मैंने, सर आपको पता है फ्ला कंपनी के फ्ला बंदे ने ये अचीवमेंट कर ली, बस तेरे में और मेरे में एक ही तो फर्क है,
तुझे ये पता है, मुझे यही नहीं पता है। जो आदमी, मेरा यह मानना है, और आप लोग इसको फॉलो करके देख लो, आप लोग सुखी हो जाओगे। जो लोग फेसबुक पे अपनी कंपनी दिखाने जा रहा है वो तो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जो देखने जा रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जो कोई ये फेसबुक पे देखने जाता है ना कौन क्या कर रहा है, जो ये देखने चला गया वो नाकामयाब है। मुझे फेसबुक पे कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है। हाँ, मैं फेसबुक पे जब भी जाता हूँ तो कुछ दिखाने जाता हूँ। एक पोस्ट दिखाऊंगा, एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, भागाऊंगा। एक सेमिनार दिखाऊंगा, भागाऊंगा। फेसबुक ऐसी जगह नहीं है जहाँ टाइम बिताऊं। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कहूँ, हाँ भाई पागलो, तुम देख रहे हो क्या जितेंद्र डागर क्या कर रहा है? तो कहेंगे हाँ, तो मैं कहूँगा मैं आजकल ये कर रहा हूँ। तुमने देखा? तुम में से किसी को कर रहा हूँ बताओ, नहीं तो भाग जाओ। सिंपल अप्रोच। डिस्ट्रैक्शंस किसी को भी खत्म कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है। इसीलिए मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, आपको ये नहीं देखना कौन किस कंपनी में क्या कमा रहा है, कौन किस धंधे में कितना कमा रहा है। आपको ये डिसाइड करना होगा मुझे पहले फेज में कितनी कमाई चाहिए, और सिर्फ रात दिन वही सोचना है कि मुझे इतना कमाना है। अगर आपको 30,000 रुपए आज आपने तय कर लिया मुझे 30,000 चाहिए, तो दूसरों के 30 लाख से दुखी मत हो, और किसी को 3,000 रुपए नहीं मिल रहे उससे खुश मत हो। आपकी खुशी और गम एक ही चीज में होना चाहिए, मुझे 30,000 आ रहे हैं या मुझे 30,000 नहीं आ रहे। अगर मुझे 30,000 आ गया और दुनिया में सबको 3-3 करोड़ मिल गया, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। सिंपल। और अगर दुनिया को आ रहा है भाई साहब 3-3 हजार रुपए, और आपको भी 30,000 नहीं आ रहा है और उनको भी 3-3 हजार आ रहा है, और आप खुश हो कि यार उनसे तो ज्यादा ही कमा रहा हूं, तो भी आप बेवकूफ हैं। आपको जितना चाहिए था उतना आपको मिल नहीं रहा, तो आप खुशी क्यों मना रहे हैं? सेम फंडामेंटल्स गोज फॉर चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। दुनिया में वो लड़की आपको नहीं मिलेगी जो सबसे खूबसूरत है, सबसे परफेक्ट है, लेकिन जो आपको मिलेगी आप उसको सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पूछता हूं, क्या आपकी मम्मी बेस्ट है? चैट में जवाब दीजिएगा इस बात का जवाब। डू यू हैव द बेस्ट मदर? कितने लोग एग्री करते हैं दे हैव बेस्ट मदर? सारे लोग एग्री कर रहे हैं, सब झूठे हैं। बेस्ट तो एक ही होगा ना। तो चलो कंपटीशन करो, सब लोग बताओ आपकी मदर बेस्ट कैसे है। फिर एक रेटिंग करते हैं, एक पोल करता हूं, देखता हूं किसकी मदर बेस्ट है। बताओ। बेस्ट तो एक ही होगी, पर यहां तो सब झूठे हैं, सब कह रहे हैं मेरी मदर बेस्ट है, मेरी माँ बेस्ट है, मेरी माँ बेस्ट है। तो कैसे बताओ, चलो प्रूव करते हैं इस पॉइंट को। मेरे लिए मेरी माँ बेस्ट है, गोविंद प्रधान जी बोल रहे हैं। देव शी इज बेस्ट इन टेकिंग केयर। अब देखो, देव जी ने अच्छा मुद्दा बताया कि इनकी मदर अच्छी हैं क्योंकि वो इनकी देखभाल करती हैं। तो आप लोगों की मदर आप लोगों की देखभाल नहीं करती भाई? तो लोग बोलेंगे हमारी भी करती है। आप लोग अपनी माँ के साथ खुश क्यों, माँ बदल क्यों नहीं देते? ये सब लोग बेस्ट माँ बोल रहे हैं, एक दूसरे की ट्राई करो। थोड़े दिन के लिए एक काम करते हैं, अंकुश जी की मदर को गौरव जी के घर भेज देते हैं, गौरव जी की मदर को अंकुश जी के घर। क्या पता है ऐसे झूठम बेस्ट लेके बैठे हो, एक दूसरे के घर पे मदर एक्सचेंज करके देखो, क्या पता ट्राई करके अच्छी निकले दूसरे की मम्मी। लेकिन फिर भी कोई बदलना नहीं चाहता। कितने लोग हैं जो बदलना चाहते हैं? लेट्स ट्राई ईच अदर। कि मम्मी आप थोड़े दिन उनकी मम्मी बन के घर चले जाओ, और मम्मी आप मेरे घर आ जाओ मम्मी बन के। ट्राई करते हैं। और चलो, जो ये मानते हैं कि मैं फालतू बात कर रहा हूं, तो एक काम करो, आप लोग सब लोग एक नई मम्मी तो बनाओगे उम्र में एक दिन के बाद जाके, और आधों ने तो बना रखी होंगी। जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन मम्मी बना लोगे एक नई मम्मी ऐड हो जाती है। तो मुझे ये बताओ, जितने भी लोगों ने मम्मी ऐड करी हैं, उनके पास एक पुरानी मम्मी थी, एक नई मम्मी है। बताओ पुरानी मम्मी बेस्ट है कि नई मम्मी बेस्ट है?
ओल्ड मम्मी। सुधीर सुधीर जी तलाक कराएंगे अपना, खुले में लिख रहे हैं, कह रहे ओल्ड मम्मी बेस्ट है। इन्हें तलाक से डर नहीं लगता। सचिन सैनी जी कह रहे हैं यहाँ न्यू वाली हो जाती है सर बेस्ट। सचिन जी की अभी शादी नहीं होगी इसलिए न्यू वाली बेस्ट बता रहे हैं। ओल्ड वाली रहेगी बेस्ट, तो न्यू वाली तो बतानी पड़ती है कि बेस्ट है। सी नई मदर बना के भी जिसने अपनी बेटी दी है। मैंने ये नहीं कहा सर न्यू से भी सीखने को मिलता है, मैंने ये नहीं कहा कि न्यू से सीखने को नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा उसके बेस्ट नहीं बोलोगे आप। बेस्ट वही वाली रहेगी जो परमात्मा ने दी है। जबकि हम जानते हैं ना वो सबसे अमीर है, ना सबसे खूबसूरत है, ना सबसे ज्यादा देखभाल करी है, ना सबसे ज्यादा डेडिकेटेड थी, ना सबसे ज्यादा डिवोटेड थी। वो बेस्ट है क्योंकि वो मेरी माँ है। बस सिंपल। अपनी माँ को बेस्ट बताने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कोई तर्क नहीं चाहिए। आप लोग सब अपनी मदर को बेस्ट बता रहे थे, कोई भी लॉजिक नहीं दे पाए कि क्यों बेस्ट है। बस बेस्ट है क्योंकि मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, बस इतना बहुत होता और इसी कारण से वो बेस्ट है। इस संसार में कभी भी वोट करा लेना, कभी भी एग्जाम्पल दे देना, कभी भी लड़ाई झगड़ा करा लेना, इस स्टैंड के साथ हर कोई टिकना चाहेगा मेरी माँ से बढ़िया कोई नहीं, माँ माँ होती है, माँ से ऊपर कुछ नहीं होता। इस चीज पे हर आदमी टिकना चाहता है। इस धरती पे कोई बहस नहीं करना चाहता कि उसके वाली बेस्ट नहीं है। यानी हम में से हर व्यक्ति के पास बेस्ट माँ है और हम सब खुश हैं, और सबके पास अपनी अपनी बेस्ट माँ हो सकती है। ऐसे ही इस संसार में सब लोगों के पास अपनी अपनी बेस्ट इनकम भी हो सकती है, बशर्ते जैसे आप अपनी माँ की तुलना किसी और से नहीं करते, अपनी कमाई की तुलना करना भी छोड़ दें। एमएलएम से सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितने तक पहुंचना है। एमएलएम में कौन कितने तक पहुंच गया ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। किसकी मदर उसको कितनी बार बेस्ट देती है, अरे मेरी माँ तो मुझे 50 रुपए पॉकेट मनी देती थी, उसकी माँ 100 रुपए देती थी, मेरी माँ बेस्ट है। मेरी मदर मुझे मेरे पूरे स्कूल में सबसे कम पॉकेट मनी देती थी। मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है। हमारे स्कूल में सबसे कम पॉकेट मनी पूरे स्कूल में मेरी थी, 3,000 बच्चों में, मुझे पता है ये बात। लेकिन अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा, मेरे मम्मी पापा पे सवाल उठाएगा, मतलब भी नहीं है, उठा ही नहीं सकते, वो स्टिल बेस्ट है। मेरी मदर को मैं इस नजरिए से नहीं देखूंगा कि मुझे पॉकेट मनी कम देती थी, नहीं देती थी, क्या कोई पैरामीटर नहीं है भाई, वो मेरी माँ है, वो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ जिंदगी में। सिमिलरली यही एटीट्यूड इस जर्नी को पूरा करने के लिए, जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए, जैसे आप माँ और बाप को अपनाते हैं बिना चॉइस के, और उनको इज्जत देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपनाना पड़ेगा, कंपनी को अपनाना पड़ेगा, अपलाइन को अपनाना पड़ेगा, और अपनी इनकम को अपनाना पड़ेगा जो आपने अपने लिए सुनिश्चित की थी। अगर आपके दिमाग में यह फलसफा क्लियर हो जाए तो आपको डिस्ट्रैक्शन लाइफ में नहीं आएगा, फिर आप फोकस हो जाओगे। फोकस होने के बाद आप सक्सेस ले लोगे। अगर आपको यह पता है कि 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना, 40,000 कमाना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आपको एमएलएम के सबसे बड़े नेटवर्कर से ज्यादा कमाना है, उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। अगर आपको अंबानी से ज्यादा कमाना है तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। सिमिलर वे में आप प्लानिंग बनाने में क्यों क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं करते। महीने के पहले दिन आप उस महीने में 20,000 कमाना चाहते हैं, 5-6 तारीख में किसी का पे आउट देख के आप उस महीने लाख कमाना चाहते हैं, फिर किसी और का पे आउट देख के आप उस महीने रिटेल में 25,000 कमा लेना चाहते हैं, फिर किसी को देख के कि भैया एक ये चीज हो गई, उस पर आप गाड़ी लेके आना चाहते हैं। एक महीने में 37 बार जिस व्यक्ति का विचार बदलता हो अपनी इनकम को लेके, वो इनकम करेगा कैसे? सबसे पहले हमें बुनियादी तौर पे अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहले कागज पे लिखो कि मुझे पहले फेज में इतना पैसा चाहिए, दूसरे में इतना चाहिए, तीसरे में इतना चाहिए, चौथे में इतना कमाना चाहता हूँ और पांचवें में इतना कमाना चाहता हूँ, जैसे मैंने डिसाइड किया हुआ है। मुझे 10 लाख रुपए महीना आता रहे। अगर मुझे कोई आके बोलेगा तुझे पता बिल गेट्स ने कितना कमा लिया, भाड़ में जा, मुझे 10 लाख रुपए एंजॉय करने थे, मेरा टाइम खराब मत करिए बताने में कि बिल गेट्स क्या कमा रहा, मुझे जानना ही नहीं है।
तुझे पता सलमान खान ने एक मूवी के क्या लिए? मुझे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मेरी जिंदगी मस्ती की है, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, तुम भाड़ में जाओ। अगर मुझे 10 लाख रुपए महीना आता है तो मैं एक प्रिंसिपल से जीता हूँ अपनी लाइफ में, जिसको मैं बोलता हूँ मस्तराम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम पूरा हो गया, छुट्टी जयराम जी की। कौन कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, सब सरदर्द है। इसलिए ना मुझे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ना जलन पैदा होती है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है। हाँ, मेरा टारगेट था 10 लाख रुपए महीना कमाओ, एक टकाटक पोर्श गाड़ी मेंटेन होती है, एक बढ़िया फ्लैट मेंटेन होता है, कहीं भी घूम फिर सकते हो संसार में, जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मिलती है, सारा ऑर्गेनिक खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फॉर मी बीइंग जितेंद्र डागर 10 लाख रुपए एक महीने में बहुत है। अब कोई आदमी कहेगा सर आपको पता हो 1 करोड़ कमा रहा है, मेरी वजह से 10 करोड़ कमाए, मुझे क्या करना है? 1 करोड़ कमाऊंगा तो मैं वो आदमी हूं जिसका दिमाग में एक प्रिंसिपल क्लियर है कि मेरे को जिंदगी इंजॉय करके जानी है। 1 करोड़ कमाऊंगा तो फिर मुझे 90 लाख की ये टेंशन पालनी पड़ेगी कि मैंने फूकूं कहाँ। मेरे को 10 लाख के खर्चे पता है, 15 के तो मुझे खर्चे ही नहीं पता, 5 लाख फूकूंगा कहाँ। खाम को पैसा जोड़ना पड़ेगा, जोड़ूंगा उसकी टेंशन लेनी पड़ेगी। अब इसको इन्वेस्ट कहाँ करूं, प्रॉपर्टी कहाँ लूं, कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, प्रॉपर्टी बढ़ तो नहीं गई, घट। इतनी टेंशन नहीं पालता मैं, छोटी सी जिंदगी है, मजे लेता हूँ, छुट्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे जियो, पर मैं ऐसे जीता हूँ, ये मेरा सोचने का तरीका है। मेरे को टेंशन चाहिए ही नहीं। अगर कोई कहे कि तू मेरे 5,000 करोड़ रुपए रख लेगा, तो मैं नहीं रखूंगा। क्यों? 5,000 करोड़ की टेंशन कौन लेगा बे? अपना पैसा ले और निकल यहां से। मेरे को लाइफ में चाहिए मस्ती। मेरे को 10 लाख रुपए महीना मिलता रहे, मेरे को टेंशन लेनी नहीं है। ये भी एक टेंशन है कि भैया 1 करोड़ रुपए महीना आ रहा तो 90 लाख रुपए कैसे फूकू, क्या करूं उसका। अब 90 लाख रुपए फूकना नहीं आएगा, अब 90 लाख रुपए फूक नहीं पाऊंगा तो और टेंशनें होने लग जाएंगी। लोग समझते हैं कि पैसा फूका जा सकता है, ऐसे नहीं फूक सकते। जब तक आपके अंदर अय्याशी ना हो तो पैसा नहीं फूका जा सकता। यू हैव अ लिमिटेड बजट एक्सपेंडिचर्स, उसके ऊपर नहीं जा सकते। आप क्या करोगे? ट्रैवलिंग देख कर लोगे, दुनिया देख लोगे, 5 स्टार में रुक जाओगे। 10 लाख में सब हो चुका होता है। जिन्होंने नहीं किया उन्हें नहीं पता, मैंने किया है तो मैं जानता हूँ। इसी प्रकार से आपको अपनी कोई डेडलाइन बनानी पड़ेगी, 2 लाख 5 लाख कब तक पहुंचना है, उस पर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अगर आप वो स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो आप वो अटेन करेंगे जो बुक्स में लिखा हुआ, जो सफलता के लिए पहली चीज चाहिए, जिसका नाम है फोकस। आपको सक्सेस के लिए फोकस चाहिए, और फोकस आएगा अपनी इनकम को डिफाइन करने से कि कितनी इनकम मेरे को चाहिए, और उसके बाद दुनियादारी भूल जाओ। 5 महीने में अगर आपको 30,000 चाहिए ना, तो आपको 5 महीने में 30,000 चाहिए। इस बीच अगर किसी ने BMW ले ली, वो हमारी बला से रोड रोलर खरीद ले, हमें कोई चिंता नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक हरियाणा की बस में एक बंदा चढ़ा, उसने सिगरेट निकाली, सिगरेट ली, लाइटर ऑन किया, और सामने एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। तो उस बुजुर्ग से पूछा, बोला ताऊ, बुरा ना मानो तो सिगरेट पी लूं? तो ताऊ ने कहा मेरी बला से चाहे तू गौमूत्र पी ले, मैं कोई बुरा नहीं मानता। तो आपको क्या करना है? आपकी आइडियोलॉजी क्लियर है। जब मैं सिगरेट नहीं पी रहा, मैं गौमूत्र नहीं पी रहा, मेरी बला से कोई आग पी ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। The simplest reason for not getting success in direct selling is you have not defined your money. You have not identified your money. You are working on someone else lifestyle. आप लोग बोलते हैं ना सर मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लाइफस्टाइल लीजिए, पर आप में से आज कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट क्या लाइफस्टाइल चाहिए? आप लोगों की लाइफस्टाइल की डेफिनेशन ही रोज बदल जाएगी। आज आपका लाइफस्टाइल ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंचेगा, मैं बता देता हूं। आज आप लोगों का लाइफस्टाइल पहुंचेगा, मैं कहूंगा बेटा हाईएस्ट साइड पे लाइफस्टाइल चाहिए आपको, क्या लोगे? तो आप कहोगे सर एक घर, एक बंगला, एक ऐसा बंगला जिसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता हो, एक प्राइवेट जेट चाहिए। ठीक है। अब एक साल में 2024 में एक न्यूज आएगी, एलन मस्क ने अपने लिए एक प्राइवेट UFO तैयार कर लिया है। वो इससे अर्थ से मार्स पे जा सकता है, मार्स से अर्थ पे आ सकता है। अब मैं 2025 में आपसे पूछूंगा बेटा लाइफस्टाइल बताना, तो आप कहोगे सर सेम, एक हेलीकॉप्टर वाला मकान, एक प्राइवेट जेट, एक UFO भी चाहिए पर्सनल। UFO कब आ गई? पिछले साल तो थी नहीं सर, तब तक तो एलन मस्क के पास भी नहीं थी ना। तो तुझे क्यों चाहिए UFO? वो तो बना रहा है, वो तो कोलोनाइज कर रहा है मार्स को। वो सब नहीं पता सर, लेकिन एक UFO तो होनी चाहिए मेरे पास भी।
ये लाइफस्टाइल की परिभाषा नहीं है। सही लाइफस्टाइल की परिभाषा है आपको अपने लिए क्या चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड विद लग्जरी कार? गुड। मेरे पास एक एमयूवी है पोर्श की, एक एसयूवी है फोर्ड एंडेवर, आई एम मोर देन हैप्पी। आपको स्पोर्ट्स कार ले चाहिए ही नहीं। लैम्बोर्गिनी ले आया, मुझे एक दिन अभय ने बोला कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूं, आप चलाओगे? मैंने कहा पहली बात तो मुझे चाहिए नहीं, दूसरी बात मैं फिट नहीं होऊंगा, तो मेरे लिए तो बेकार व्हीकल है, मुझे चाहिए ही नहीं। तो बहुत सिंपल आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे आज कोई अगर स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, कोई मुझे पूछेगा आपको चाहिए? नहीं चाहिए। बाइक इज नॉट माई काइंड ऑफ अ थिंग राइट नाउ। मेरे को नहीं पसंद है बाइक राइडिंग। हाँ, जॉन अब्राहम और महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, वो स्पोर्ट्स कार खरीद सकते थे, दोनों में से किसी ने स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदी, दोनों ने स्पोर्ट्स बाइक खरीदी। एक स्पोर्ट्स बाइक की कीमत, एक स्पोर्ट्स कार की कीमत में दोनों ने अपना गैराज बना लिया। मैं जॉन अब्राहम और महेंद्र सिंह धोनी को पता लीडर्स क्यों मानता हूं, धोनी क्यों इतना जबरदस्त लीडर था। सारी दुनिया का पैसा होने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बात की क्लैरिटी थी, मुझे गाड़ियां नहीं बाइक खरीदनी। जबकि अंबानी से वो मिलता है तो अंबानी के घर पे एक भी बाइक नहीं है, 165 स्पोर्ट्स कार थी। लेकिन धोनी ने कहा भाड़ में गया अंबानी, अंबानी अंबानी नहीं बनना मुझे, मुझे बाइक चलानी पसंद है। तो धोनी ने बाइक्स बनाई। सी फोकस, सॉर्टेडनेस। उतने पैसे में भटक के वो भी स्पोर्ट्स कार खरीद सकता था 50, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी स्पोर्ट्स कार चलानी, उसे बाइक चलाना समझ आता था, उसने बाइक ली। वहीं पे जब आप विराट कोहली को देखोगे, विराट कोहली को स्पोर्ट्स कार पसंद है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। विराट कोहली कितना भी अमीर हो, उसके लिए रत्ती भर पैसा है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख, उसके महीने में फोन के बिल आ जाते हैं 20 लाख के। लेकिन उसने एक भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं ली ये सोच के कि धोनी और जॉन अब्राहम के पास कितनी स्पोर्ट्स बाइक है। उसको स्पोर्ट्स कार चलाने का शौक है, वो स्पोर्ट्स कार लेके आया। और कितनी स्पोर्ट्स कार है विराट कोहली के पास? 3। क्या वो 30 खरीद सकता है? हाँ। क्या वो अंबानी की तरह 160 स्पोर्ट्स कार भी खरीद सकता है इस टाइम? हाँ। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा, उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो क्या उसने बेवकूफी करी? नहीं। क्या विराट कोहली एक एंटेला बना सकता है? हाँ। तो बनाता क्यों नहीं? क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति बेटा अपने हिस्से का लाइफस्टाइल चुन के बैठा हुआ है। रविंद्र जडेजा का अलग लाइफस्टाइल है। जहां विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से मैरिज करी, रविंद्र जडेजा ने घरेलू औरत से शादी करी। उसकी मैसेज एक अलग तरीके का पहनावा रखती है, विराट कोहली की अलग रखती है, रोहित शर्मा की बिल्कुल अलग रखती है, केएल राहुल की अलग रखती है। एक ही टीम में 4 क्रिकेटर 4 लाइफस्टाइल जीते हैं और चारों खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसे और अपने लाइफस्टाइल को सॉर्ट आउट कर लिया, हमें यही चाहिए। हर अमीर आदमी को देखिएगा, वो एक दूसरे की कॉपी नहीं करते हैं, वो अपने अपने स्टाइल से जीते हैं। सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, उसके पास बंगला नहीं है, फ्लैट में रहता है। मैं नहीं जानता ये बात आप में से कितने लोगों को मालूम होगी। सलमान खान जो गैलेक्सी अपार्टमेंट बोलते हैं, उसके सेकंड फ्लोर में एक फ्लोर पे रहता है। रतन टाटा साहब भी एक फ्लैट में रहते हैं। वहीं पे शाहरुख खान एक बड़े बंगले में रहता है जिसका नाम मन्नत है। एवरी वन हैज देयर ओन टेस्ट एंड फ्लेवर। जॉन अब्राहम पेंट हाउस में रहता है। लेकिन ये सब इतना सब कुछ क्यों कर पाए? क्योंकि फोकस्ड है। जॉन अब्राहम को पता था मैं पैसा कमाऊंगा तो एक दिन एक पेंट हाउस लूंगा, एक मुझे स्पोर्ट्स बाइक्स लेनी है, मैं घर में एक जिम बनाऊंगा। उसका घर देखिएगा, आप एशियन पेंट्स के एपिसोड में दिखाया तो उसने अपने घर में जिम बनाया हुआ है। जॉन अब्राहम का घर बहुत सटल सा है, बहुत कम चीजें हैं उसके घर में। मतलब पेंट हाउस पूरा दिखाया था, उसके अंदर बहुत कम चीजें हैं, जिम है। आप लोगों को क्या लगता है ये लोग पैसा कमाने के बाद सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए? पैसा कमाने के बाद ये अपने सोचे हुए को पूरा करते हैं, सोच तो ये पहले लेते हैं। धोनी को पहले से पता था कि मुझे बाइक्स चाहिए हैं, और उसे तब से लेके कितना भी पैसा आ गया, उसने दूसरों को देख के जीवन नहीं जिया। दूसरों को देख के जीवन जीना चाहा विनोद कांबली ने, उनका अपना करियर तक खत्म हो गया।
तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो इस जर्नी का आप लोगों को सीखना है, वो सबसे बड़ी चीज ये सीखनी है कि सबसे पहले आप गेम के टॉप पे जाने की सोचिए, सेल्फ टॉक करिए, और जहां तक फाइनेंशियल गणित की बात है, अपने गणित को बहुत सोर्ट करके रखिए। यह आपको करियर को बहुत तेजी से आगे जाने के लिए तय करेगा। आप अपनी अपलाइन के साथ तय करिए कि मेरी फर्स्ट स्टेप को पूरा कराइए, मिलके मुझे प्लानिंग बना के दीजिए और मैं उस पर काम करना चाहता हूं। अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर गए, फाइनल स्टेप भी जरूर पूरा कर जाएंगे। दूसरी एडवाइस जो मैं आप लोगों को अभी देना चाहता हूं, जो आप लोगों को समझनी नहीं है, सिर्फ मान लेनी है, और समझ आपको तब आएगी जिस दिन आप उतना करोगे। अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम लिस्ट बनते हुए जर्नी में कभी भी 10 लाख रुपए महीने से ऊपर का अमाउंट शामिल मत करिएगा। ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे तो उसके बाद आप छोड़ देंगे, लेकिन प्लानिंग 10 लाख रुपए महीने तक ही करिए। जिस दिन 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे उस दिन आप सोचिए, वरना ये किताबी बातें सोच के अपने आप को बर्बाद कर लोगे। 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। प्लानिंग सिर्फ 10 लाख करिए कि अगर मुझे 10 लाख रुपए महीना आ रहा है तो इट्स मोर देन इनफ। 10 लाख रुपए महीने से ऊपर की यात्रा अभी तक ट्रेवल करने की मत सोचिएगा। जब आप 10 लाख पे पहुंच जाएं एक बार, तब दोबारा एक नई डायरी, एक नई यात्रा प्रारंभ करिएगा। क्या पता आप लोगों को पता लगे कि मेरी यात्रा यहीं तक थी, मैंने कभी ये मंजिल देखी नहीं थी, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं था। बहुत सारे लोग मेरे पास आए जो बर्बाद हुए, सर हमें 50 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 करोड़ रुपए महीना कमाना। मैं उनसे पूछता रहा क्यों, कैसे खर्च करोगे, उन्हें मालूम ही नहीं था। तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा मैं कितनी पावरफुल चीज आप लोगों को दे रहा हूं। नेवर मेक ए प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग 10 लाख रुपए महीने से ऊपर की मत करिएगा। वहां तक पहुंच जाओ, सब समझ आ जाएगा। उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। जितना पैसा आपके पास है वो आपको समझा देगा कि जितेंद्र डागर जी ये बात क्यों करते थे। तब आप लोगों को समझ में आएगा। आज मैं समझाऊंगा तो भी आप नहीं समझ पाओगे इस तर्क को। तो यू स्टार्ट विद योर बेसिक इनकम। पहला स्टेप आपको वो बनाना है, जिसके बाद आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, आपके घरेलू खर्चे खत्म हो जाते हैं। पहला स्टेप वो होगा। दूसरी मंजिल है सेविंग, कि यार इतना पैसा मुझे काम चलाने के लिए और घर चलाने के लिए चाहिए। इसके बाद इतना पैसा बचा के मुझे बैंक में डालना है। इंश्योरेंस तीसरी प्लानिंग है जो आप लोगों की करनी है, आप लोगों को थर्ड प्लानिंग, दैट इज सेफ इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया। फोर्थ प्लानिंग आपको करनी है लग्जरी लाइफ अपडेशन, कि इतने रुपए पे मैं लग्जरी लाइफ जीना चाहूंगा। और लग्जरी लाइफ की डेफिनेशन लेके आओ। ऐसे मत सोचो कि सर मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, हमेशा आप बोलते रहो। लग्जरी लाइफ का मतलब क्या, क्या करना चाहते हो उस लग्जरी लाइफ में, वो डिफाइन होना चाहिए। और उससे अगला स्टेप जो है आप लोगों का, वो है एक्सपेंशन इन अदर बिजनेसेस। पैसा होगा तो बिजनेस होंगे। तो ये 5 स्टेप्स को आप कंप्लीट करिए। दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लाइफ। इसका मैंने एक बार पूरा डेटा पहले भी दिया हुआ, दोबारा फिर दे दूंगा कितना क्या होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को इस कागज पे सोट कर पाए, तो आप अपने करियर को सोट कर ले जाएंगे। उसके बाद कंपटीशन, जैसे मैंने बताया था, उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो मीडियोकर होते हैं। अगर आप इस गेम के टॉप खिलाड़ी बन गए, तो ना दूसरी कंपनी ना दूसरे नेटवर्कर उनकी लाइफ और उनकी चीजों के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप खेल के बेस्ट खिलाड़ी हो, तो बस खेल खेलते जाओ, अचीवमेंट्स आपके दरवाजे पे चल के आएंगी। सचिन तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर जी की एक अचीवमेंट आप लोगों को आज एक और बात बताता हूँ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला हुआ है? कितने लोगों को पता है ये, कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न अवार्डी हैं? सुधीर त्रिपाठी जी को मालूम है, नवीन गुप्ता जी को मालूम है, रेखा शर्मा जी को, देव जयवीर जी को, गोविंद प्रधान जी को। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, आज आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सचिन तेंदुलकर से पहले वो कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन था इंडिया में जिसको भारत रत्न मिला था? आप गूगल की मदद ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति उस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताएगा जिसको सचिन से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला है,
उस व्यक्ति को मेरी तरफ से वे प्रोटीन आइसोलेट का डब्बा 2 किलो वाला फ्री। नवीन गुप्ता जी ने बताया मेजर ध्यानचंद। गूगल की मदद ले लो, फर्रे चलाने का मौका दे रहा हूं खुले में। क्रिकेट में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। विश्वनाथन आनंद को चेस के लिए मिला हो, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के लिए मिला हो। क्रिकेटर नहीं पूछ रहा, एथलीट कोई भी हो, स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी इंडिया में, जिसको सचिन तेंदुलकर से पहले भारत रत्न मिला हो। चलो, आप लोग गूगल करके भी जवाब नहीं ढूंढ पाए। अब मैं जवाब देता हूं। इसी चीज में मेरे सवाल का जवाब है। सब लोगों ने लिखा सचिन ही है सर। आपको पता है स्पोर्ट्स पर्सन को सचिन से पहले भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला, कोई ये बताएगा? किसी भी प्लेयर को भारत रत्न मिला क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर से पहले? क्योंकि स्पोर्ट्स में भारत रत्न मिलता ही नहीं था। स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन को भारत रत्न ही नहीं मिलता था। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न देने के लिए भारत रत्न अवार्ड का पूरा रूल चेंज किया गया था। किस लिए चेंज किया गया था? मेरे शब्द को ध्यान से सुनना। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न देने के लिए, किस आदमी को कैसे भी भारत रत्न देना है, उसके लिए भारत रत्न अवार्ड को, पूरे नोमेनक्लेचर को, पूरे लॉ को बदला गया। क्यों बदला गया? क्या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न लेने के लिए क्रिकेट खेल रहा था? जब आप अपने गेम के टॉप प्लेयर होते हो, इतनी शिद्दत से खेलते हो, तो सरकार भी अपने कानून बदलती है। ये इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है। आप अगर अपने गेम के टॉप परफॉर्मर बन के पूरी ईमानदारी से सिर्फ गेम को समर्पण करके गेम खेलते हैं, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, उसका छोटा सा एग्जांपल ये है। सचिन तेंदुलकर पूरे डेडिकेटेड होके क्रिकेट खेलते रहे, एंड व्हाट ही हैज अचीव्ड इन लाइफ इज भारत रत्न। उनसे पहले ना मेजर ध्यानचंद जी को मिला, ना कपिल देव जी को वर्ल्ड कप जीतने के लिए मिला, ना विश्वनाथन जी को मिला चेस जीतने के लिए। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने गेम को अंतिम समर्पण कर दिया, अपने गेम के, यहां तक के टॉप खिलाड़ी बने कि पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था, तो भारत सरकार ने कहा दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे बेहतरीन, पूरी दुनिया का आज तक के इतिहास का सबसे बेस्ट बैट्समैन इंडिया में आया और हम उसको भारत रत्न नहीं दे सकते, शर्मिंदगी की बात है। तो उन्होंने कहा सारा कानून बदलो, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस ने भारत सरकार का कानून बदलवा दिया। अगर आप वो परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं सर, हो सकता है आपके लिए पता नहीं क्या कानून बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है, सचिन तेंदुलकर कंपटीशन को बीट करने के लिए नहीं खेलता था, वो बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए खेल रहा था। उसने कंपटीशन अपने टाइम के अपने कॉम्पिटिटरों से नहीं किया, उसने इतिहास और भविष्य, जो भी खिलाड़ी आ रहे सबसे कंपटीशन किया। इसलिए जो इज्जत सचिन को मिली, जो पैसा सचिन ने कमाया, वो दूसरा कोई कमा ही नहीं पाया। सचिन अपने समय के बॉलरों के खिलाफ नहीं था, वो खिलाफ था उन सभी बॉलरों के जो कभी भी किसी भी काम में रहे हैं, उन सभी बैट्समैनों के। आज लोग ये पूछते हैं सचिन के रिकॉर्ड टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। विराट कोहली का 50 सेंचुरी बनाना इतनी बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, जिसको दुनिया ये मानती थी कभी नहीं होगा। तो ये जो चीज है ये आपको समझनी पड़ेगी कि गेम के टॉप में होने के मतलब क्या होते हैं। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाए हैं। उम्मीद है नेटवर्क मार्केटिंग करियर में आप ये सब हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबके लिए नहीं है। अगर आप इस गेम में विराट कोहली नहीं बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं, और आप इस कंपटीशन के अंदर ईशान किशन है और मुझसे पूछ रहे हैं डागर सर मेरा करियर कब स्टेबल होगा, तो जिस दिन ईशान किशन का हो जाएगा तुम्हारा भी हो जाएगा। और अगर विराट कोहली हो गए तो करियर स्टेबल है ही है। तो इस खेल में सवाल ये नहीं है
क्या क्रिकेट में करियर, आप बताइए मुझे, आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं जो आप मुझसे पूछते हो, कई बार आप अपने आप से भी पूछते होंगे, क्या क्रिकेट में करियर स्टेबल है? विराट कोहली का तो है। कौन कह रहा है कि क्रिकेट में करियर स्टेबल नहीं है? विराट कोहली का तो है। जब तक परफॉर्मेंस कर रहा तब तक तो है। वीरेंद्र सहवाग का तो था। सचिन तेंदुलकर का भी रहा है। MS धोनी का भी रहा है, शोएब अख्तर का भी रहा है। लेकिन कितने ही क्रिकेटर्स की जिंदगी उजड़ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो बाप थे वो बाप रहे, जो बाप नहीं थे वो आए, खेले कूदे भाग गए। तो MLM भी एक खेल है। यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनोगे कि सबसे बड़ा खिलाड़ी बनोगे, कि खिलाड़ी नंबर 786 बनोगे, कि खिलाड़ी नंबर 420 बनोगे, ये सब आपके हाथ में है। इस गेम में अगर आप एक्सेल करते हैं, टॉपर बनते हैं, फोकस बनाए रखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे, आप बेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। आज का स्टार एंड अबव का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और 2024 छोड़ना मत। जनवरी बहुत सारे लोग आप लोग निकाल रहे हो। इस साल में केवल 12 ही मौके हैं, 365 दिन नहीं, केवल 12 मौके हैं। हर बार की क्लोजिंग में अगर 20-20% जोड़ते चले गए तो मिरेकल हो जाएगा। पिछले साल 2023 की जनवरी में मैंने एक जूम मीटिंग ली। आप लोग आजकल उनका जलवा देख रहे होंगे फेसबुक पे, राम कुमार जी फ्रॉम तमिलनाडु। मैंने उनका जूम मीटिंग लिया पिछली जनवरी में। जूम मीटिंग में 6 लोग थे, आज यहाँ पे 54 है। और ये बात उन्होंने अपने रिसेंट इवेंट में बोली कि जब डागर सर से मैंने मेंटरिंग ली तो मेरे टीम में 6 लोग थे। और मैंने जो उनको मेंटरिंग करी थी वो आप लोगों को अभी बता देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने ये साल क्लोज किया ना, दिसंबर 2023, और जो इवेंट किया, उस इवेंट की 1200 रुपए की टिकट थी और 400+ लोग थे। और उससे ज्यादा इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उस हॉल में जगह ही नहीं थी, और उन्हें ऑडिटोरियम नहीं मिला अपने लोकल एरिया में, वरना ये मीटिंग वो 1000+ लोगों की कर रहे थे। 6 लोगों से 400+ लोग 1200 रुपए की टिकट के एक साल में उन्होंने ट्रेवल किया। और पिछली जनवरी में उन्हें मैंने पता पहली चीज क्या सिखाई थी? मैंने उन्हें बोला था कि सर, क्या आप बेस्ट प्रेजेंटर हैं? तो राम सर ने जवाब दिया था, नॉट टुडे। तो मैंने कहा सर, अगली जूम मीटिंग उस दिन करेंगे जिस दिन आप मुझे बेस्ट प्रेजेंटर बन के दिखाएंगे और 50 लोगों में से 40 ज्वाइनिंग क्लोज करने की हिम्मत रखेंगे। आज राम सर जो क्लोजिंग करते हैं तो साफ बात बोलते हैं, अगर मेरे साथ जुड़ना हो, 10,000 बीवी से नीचे की आईडी नहीं लगेगी। अगर आपको 10,000 से बीवी से नीचे की आईडी लगानी है, आप किसी की भी टीम में ज्वाइन करिए। आज राम सर की टीम में कोई भी व्यक्ति वो ज्वाइन नहीं कर सकता जो 10,000 बीवी से नीचे की आईडी लेगा, कर ही नहीं सकता। वो बोलते मैं तुम्हें ग्रोथ ही नहीं कराऊंगा, करा ही नहीं सकता हूँ, हाथ जोड़ लेते हैं। आज ये लेवल है उनका। वो जाके बेस्ट प्रेजेंटर बने। जिस दिन वो बेस्ट प्रेजेंटर बने, अप्रैल में ठीक 3 महीने बाद मीटिंग करी, उन्होंने कुछ बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करे। मैंने उनको कहा 1-to-1 करो, खूब 1-to-1 करो। 3 महीने बाद हमने एक और जूम मीटिंग किया। उन्होंने पूछा सर नाउ व्हाट टू डू। मैंने कहा आप बेस्ट प्रेजेंटर, आपकी टीम में कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा सर 50-60 लोग हो गए हैं। मैंने कहा क्या आप उन्हें बेस्ट प्रेजेंटर बना सकते हो? तो उन्होंने कहा आई ट्राई। तो मैंने कहा बेस्ट प्रेजेंटर नहीं बने तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगले 3 महीने में उन्होंने 50 से 60 लोगों को बेस्ट प्रेजेंटर बनाया। सितंबर में फिर मेरी एक जूम मीटिंग हुई, उन्होंने पूछा डागर सर अब क्या करना है? मैंने कहा क्या वो लोग प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब आप सुनिए, आज के बाद आप 1-on-1 प्लान या ग्रुप प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। और राम सर ने कहा मेरा बिजनेस गिर जाएगा। मैंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं बिजनेस को गिरने दो। आप आज के बाद 1-on-1 प्लान या ग्रुप मीटिंग नहीं लेंगे। जो आपने प्रेजेंटर तैयार किए थे उनमें से 20 लोग जो हैं आपके, वो ग्रुप मीटिंग लेंगे। आज हर हफ्ते उनकी 20 वेन्यू पे मीटिंग हो रही है। और पिछले 5 महीने में उन्होंने अपना एक ही प्रोग्राम किया, ये किया, उसमें भीड़ टूट के आई राम कुमार जी को सुनने के लिए। एंड जब दूसरे लीडर्स ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे को 1-on-1 मीटिंग डागर सर मना कर चुके हैं। एक साल में 12 अपॉर्चुनिटी थी, केवल 3 अपॉर्चुनिटी कैश करी सिंसियर लेवल पे, एंड वी चेंज द गेम। आज वही चांस आप लोगों के पास है।
आज आप लोग अगर गेम के बेस्ट प्लेयर बन के गेम चेंज करने की तरफ जाओगे तो होगा। करियर स्टेबल है, अगर आप एमएलएम के टॉप खिलाड़ी हो तो आपका करियर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप इस खेल के मीडियोकर खिलाड़ी हो तो कंपटीशन आपका गेम छीन लेंगे, आपकी स्टेबिलिटी खा जाएंगे। और अगर आप इस खेल के रद्दी खिलाड़ी हो तो आपका तो कंपटीशन को भी छीनने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कंपनियों में घूमते फिरते रहोगे, गोल गोल चक्कर काटते रहोगे, जैसे लेब्राडोर कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे घूमता है। पहुंचोगे कहीं नहीं, ना पूंछ मिलेगी, बस घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। सो इस जनवरी में एक चीज को डिसाइड करो, एक रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस। ये साल शुरू हुआ है, इससे बड़ा मैसेज ये देना होगा कि इस साल में मैं शुरू हुआ हूं। मेरी स्टेटमेंट को दोबारा सुनो। ये मैसेज मत दो अपने आप को कि ये साल शुरू हुआ है, इस साल को मैसेज दो कि मैं शुरू हुआ। दिस इज मी स्टार्टिंग इन जनवरी 2024। आई एम मार्किंग दिस डेट, दिस इज माई बिगनिंग। और ये जनवरी 2024 मेरी शुरुआत, और ये मेरा चेक है। आपने दार्जिलिंग किस दिन ज्वाइन करी थी वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जनवरी 2024 को शुरुआत डिक्लेयर कर दो कि ये मेरी शुरुआत थी, जिस दिन मेरी खोपड़ी में बैठ गया था कि अब इस खिलाड़ी खेल का बेस्ट खिलाड़ी बनना है, अब एमएलएम खेल का बेस्ट खिलाड़ी बनना है। उस दिन मैंने डागर सर से कंपटीशन पाल लिया था कि इनसे बेहतर ट्रेनिंग, इनसे बेहतर प्रेजेंटेशन मैं करके दिखाऊंगा। अंकुश सर से ज्यादा मेहनत मैं करके दिखाऊंगा। कुलदीप जी से ज्यादा बेटर मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। दीपक जी से ज्यादा मेहनत मैं बेटर करके दिखाऊंगा। बेस्ट प्रेजेंटर का मतलब है, सुधीर जी एक लक्ष्य लिया कि मेरे को अपनी टीम में 50 ज्वाइनिंग करनी है इस तारीख तक, तो 50 ज्वाइनिंग उतनी तारीख तक कर ली। बेस्ट प्रेजेंटर है, क्योंकि प्रेजेंटर एडिशन करेगा, ट्रेनर मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करने से पहले एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन को ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हर आदमी का करियर एक ही जगह से चालू होता है, वो होता है प्रेजेंटर बन के। तो जो लोग पहली सीढ़ी पे हैं, बी द बेस्ट प्रेजेंटर। दूसरी चीज, सबको अप्रोच करो। तू भी प्लान देख, तू भी प्लान देखिए, अप्रोच मत करो। मैं तुम्हारा प्लान देखूंगा, तुम मेरा देख लेना, भाड़ में गया उसका प्लान, हमें क्या करना है। तू मेरा प्लान देख, वो बोलता नहीं मैं भी तुम्हारा अपना दिखाऊंगा, तो उससे बोलो प्यार से, BHAAD भाड़, MEIN में, JA आओ, जाओ भाड़ में जाओ। तो वो बोले नहीं तुम दिखाओगे अपना प्लान तो मैं भी दिखाऊंगा। बोल चल तेरा लेवल है क्या, तू मुझे प्लान दिखा, शुट भाग, नेक्स्ट, चलो भागो। जीवन में सफल होने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है, थोड़े से एटीट्यूड के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2024 में अपनी जर्नी को मार्क करो, अपने मोटिवेशन को दोबारा स्टार्ट करो। अपने आप का, मैंने कहा ना, नो एनालाइजेशन आफ्टर डिसीजन, ये प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतारो। जनवरी 2024 में इन्हीं सिद्धांतों पे जिंदगी गुजारो कि ये अब सिद्धांत बन गया लाइफ में, पलट के नहीं देखूंगा। और ज्यादा नहीं, मुझे एक साल फॉलो करो, जो मैंने आज बोला उसको, इन सिद्धांतों को। अगर एक साल में आप सबका इवेंट में 1200-1200 की टिकट पे 500-500 लोग नहीं आ रहे हुए तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, और अगर आप 400 लोग बैठा गए, तो मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे मत बुलाना, चीफ स्पेक्टेटर के तौर पे बुलाना। मैं देखने आना चाहता हूं कि आदमी बिना मेहनत के काम में आप कैसे होता है। क्योंकि मेरी 18 साल की एक्साइटमेंट है कि मुझे एक बार वो आदमी देखना जो कामयाब तो हुआ पर मेहनत ना करी हो। मुझे अभी तक वो मिला नहीं है, तो मुझे मिलाओ, मुझे दिखाओ। अब कई लोग बोलते हैं नेताओं को देख लो, वो करप्शन कर करके यहाँ तक पहुंच गए, उन्होंने तो मेहनत नहीं करी। तुम एक बार नेता तो बन के दिखा दो मुझे संसद के, मैं तुम्हारी करप्शन को भी सैल्यूट करूंगा। तुम संसद तक पहुंचने की सोच के दिखा दो, चलो, मैं तो उस सोच को भी सैल्यूट कर दूं। जिस दिन मुझे कोई आदमी कहता ना सर मैं MP बनने का विचार कर रहा हूं, मैं तो उस दिन भी सैल्यूट कर दूंगा मेहनत को। किसने इतना विचार कर लिया, संसद तक पहुंचने का विचार ना हेमोग्लोबिन को 500 से 0 पे ले आता है। आपकी शरीर में तो है ही मुश्किल से 12-15 ग्राम, तो वो तो कभी भी जल फूक के राख हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल साधारण सी थॉट है बॉस। जो करप्शन की कमाई खा रहा ना आज, वो भी मेहनत करके करप्शन की कमाई खा रहा है। वो आदमी तो करप्शन की भी कमाई नहीं खा पाता जो मेहनत नहीं करता। स्कूल में जिसने मेहनत नहीं करी, करप्शन की कमाई भी नहीं खा पाता। करप्शन की कमाई भी वही आदमी खा रहा जो मेहनती था स्कूल में। ये बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है। बाकी तो लोग कहते वो तो मैं जवाब नहीं देता, जवाब तो ना मैं सबकी बातों के लिए घूमता हूँ। तो आज से जनवरी 2024 में अपने आप के इस मैसेज को खत्म करिए कि नया साल शुरू हुआ है। साल को ये मैसेज दीजिए कि नया मैं शुरू हुआ हूँ,
और वो असर इस जनवरी 2024 की क्लोजिंग में देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट टुगेदर, लेट्स बिल्ड टुगेदर। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 12 मौके हैं। 12 मौकों में अगर 20% बिजनेस ऐड करते रहें, मिरेकल हो जाएगा। एक भी मौका चूके, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राइट? अब किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो बात कर सकता है। कोई फीडबैक है तो अगले 5 मिनट हम दे सकते हैं। रेखा शर्मा मैम, बेस्ट प्रेजेंटर बनना, इतनी बात समझानी थी मैम पूरी मीटिंग में, ये समझ आ गया, बेस्ट है। लेकिन ये बेस्ट प्रेजेंटर बनना कब है? मंजिल पता है, प्रारंभ कहां से करना है और टाइम पीरियड क्या। अगर जनवरी 2024 के बाद बेस्ट प्रेजेंटर बने तो भूल जाओ, जनवरी 2024 में तो प्रूव करना है कि मैं बेस्ट प्रेजेंटर हूं। कभी पता लगे बनते 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 दिसंबर 2024 आ गया कि क्या बन रहा हो सर, मैं बेस्ट प्रेजेंटर बन रहा हूं। जनवरी 2024 में तो एग्जाम है 31 तारीख को, रात 12 बजे तो क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट जमा हो जाएंगी। 5 फरवरी को तो मैं ही आप लोगों को बता दूंगा में से कौन कौन सा बेस्ट प्रेजेंटर है, 100 में से किसके कितने नंबर आए हैं। वो 5 फरवरी को नतीजे भी बाहर आ जाएंगे। राइट? इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, अंकुश जी, यू मे आस्क और एल्स वी कैन लीव। आई थिंक सो सर, इतना सब कुछ बताने के बाद सबके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे एंड मुद्दा सबको क्लियर समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी क्लियरिटी हमें मिल जाती है। एक मीटिंग में सर ने बताया था, देन इस चीज पे मैंने होमवर्क किया तो वहां से बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली और बहुत सही तरीके से समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग के फिनिश होने के बाद, जाने के बाद ये काम जरूर करें कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सबसे पहले पता करें। बाकी थैंक यू सो मच सर इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी चीजों का एक्सप्लेन किया और जो भी चीजें बताई हैं हर एक चीज अपने आप में बहुत जबरदस्त थी। और मैं तो ये बोलूंगा, मैंने तो मतलब वो आपने जो बात बोली मुझे काफी अच्छी लगी कि 2024 स्टार्ट हुआ है, अभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ। तो वो वाली बात है सर, डेफिनेटली इस साल बहुत बड़ा करके दिखाना है। एक साल 12 महीने 12 अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। ऑल दो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, ऑल दो हम अपना 100% लगा के कर रहे हैं सर। और बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के आने वाले टाइम में और बेहतरीन परफॉर्म करके हम लोग दिखाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। डन सर, थैंक यू। यस सर, डन सर। ओके सो गाइज, आई थिंक मुझे लगता है सब लोग सेट होंगे एकदम बिल्कुल और सबको सारी क्लियरिटी मिल गई होगी। ऑल दो 2024 में सिर्फ 10 दिन का ही टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। तो 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिसको रिग्रेट करें। बस मैं इतना बोलूंगा, यहां से हमारे पास जनवरी महीने में 20 दिन है। अगले 20 दिन लग के फोकस करके जनवरी मंथ को हिट करते हैं। नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन हमारी कंसिस्टेंसी क्लोजिंग है। जिन लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं हुई है, कंप्लीट योर कंसिस्टेंसी। जिन लोगों का आरसीबी अपना कंप्लीट होना है, कोशिश करिए कि कंसिस्टेंसी पीरियड में अपना आरसीबी डन करे। 35% कैशबैक आएगा। जिन लोगों का सुपर रिटेलर होना है 5000 वीवी वाला, वो अपना 5000 वीवी वाला क्लब भी अचीव करे अभी अगले 2 दिन के अंदर, उसमें भी 35% कैशबैक आपको आएगा। अभी आज मैं अपने एक एसोसिएट का आईडी पासवर्ड लेके खोल के देख रहा था, उनका 18,000 रुपए का कंसिस्टेंसी वाउचर था। मैंने बोला कि आप तो 18,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो इससे। तो 35% कैशबैक का अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो यूज करें और अगले 2 दिन के अंदर मैक्सिमम कंसिस्टेंसी क्लोजिंग करें। 20 डेज हमारे पास जनवरी मंथ में बचे हुए हैं। प्रॉपर प्लानिंग करें, प्लानिंग करके उस प्लानिंग पे काम करना स्टार्ट करें। और जो सर ने बताया था, जब काम करना स्टार्ट कर दें तो उसमें जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे उन चीजों से अपने आप को बचा के चलना है, अपने काम पे फोकस करके चलना है। अगर फोकस करके चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत बेटर फ्यूचर दार्जु 9 के अंदर हम मिलकर बिल्ड कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। जाके ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता होना जरूरी है और उस पे जो चलना है उसकी प्लानिंग और तैयारी जरूरी है। और सर ने जो बोला, एक बार बैठ के फिर सोच लेना है, लेकिन सोचने के बाद नहीं सोचना है। तो मिलके रॉक करते हैं, मिलके जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।